दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर आज हम देखेंगे 50 MCQ जो व्याख्या सहित होंगे, जहाँ पर आवश्यकता होगी व्याख्या की। तो आज का टॉपिक अगर देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न दिया गया है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ए बम्बई सत्र, बी लाहौर सत्र, सी लखनऊ सत्र, डी त्रिपुरी सत्र। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी लाहौर सत्र। प्रश्न कह रहा है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। पहला प्रश्न है, वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? ए होम रूल आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा सी दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। व्याख्या देखेंगे इसकी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया, जिन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई। ए 1932 में, बी 1931 में, सी 1929 में, डी 1930 में। तो इसमें से आप सभी लोग इसका कमेंट में कमेंट करके ज़रूर उत्तर बताएं और यह प्रश्न आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हमने बता दिया है, लेकिन आप अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? ए 31 दिसंबर 1929 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 6 अप्रैल 1930 को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का सी 12 मार्च 1930। तो अभी हमने जो होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर भी इसका उत्तर लगा लेंगे, क्योंकि या तो पहले क्वेश्चन दिया गया उसके बाद में तुरंत इसका उत्तर आपको पता चल गया है। तो हम अगला क्वेश्चन कोई देंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? ए चंपारण से, बी साबरमती से, सी बारदोली से, डी दांडी से।
इनमें से इसका राइट आंसर बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, उस स्थान का नाम बताना है। तो इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर है बी, साबरमती से अपने सहयोगियों के साथ में प्रारंभ किया था। लेकिन कहीं कहीं आपको साबरमती ना मिलकर दांडी भी मिल सकता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा हुआ है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाग्राम, डी साबरमती। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक में से अधिक। तो इसका राइट आंसर देखिए तो यहाँ पर दांडी, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आपकी पहले क्वेश्चन में साबरमती दिया गया, लेकिन यहाँ पर दांडी दिया गया है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो इसका एक ही उत्तर लगाएं सीधे, इसमें भी आप यहाँ पर दांडी ही कर लें और यह काट दें, साबरमती कैंसिल कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। इनमें से इसका राइट आंसर देखिए चारों ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी गुजरात में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात प्रांत में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है। जहां से एक या दो सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम भी हम उल्लिखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से कितने व्यक्ति थे देखते हैं। गुजरात से 32, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपुताना से 3, बॉम्बे से 2, दाऊद भाई हरीलाल महिमतुरा सिंध से 1, आनंद हिंगोरानी नेपाल से 2, महावीर खड़ग बहादुर सिंह गिरी तमिलनाडु से 1, तपन नायर आंध्र प्रदेश से, सुब्रमण्यम उत्कल से 1, मोती बदास कर्नाटक से 1, महादेव मार्तंड बिहार से 1, गिरवर्धर चौधरी बंगाल से 1, दुर्गेश चंद्र दास। तो इस प्रकार यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ए सरोजनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी उपर्युक्त में से सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से सभी। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो यहाँ पर सरोजनी नायडू ने भी लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने भी लिया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिया था। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है हमारा सभी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम।
दिया गया है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। उपयुक्त सभी महिलाएं यानी कि सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ए. असहयोग आंदोलन, बी. नमक सत्याग्रह, सी. बारदोली कूच, डी. भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी. नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? ए. सेवाग्राम, बी. दांडी से, सी. साबरमती से, डी. वर्धा में। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दांडी। अगला प्रश्न, या हम व्याख्या देखेंगे इसकी। हम महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर 241 मील की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुँचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। अगला प्रश्न, है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ए. होम रूल लीग की घोषणा के बाद, बी. बंगाल के विभाजन के बाद, सी. दांडी मार्च के बाद, डी. कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर सी. दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ए. नमक कानून के समर्थन हेतु, बी. नमक कानून तोड़ने हेतु, सी. रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, डी. रॉलेट एक्ट के विरोध में। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. नमक कानून तोड़ने हेतु। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है किससे? ए. निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से। तो यहाँ पर ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। बी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ए. 10 दिन, बी. 20 दिन, सी. 24 दिन, डी. 30 दिन, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें। जैसा कि अभी हमने व्याख्या में देखा था कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो यहाँ पर राइट आंसर है सी. 24 दिन। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? 4 घटनाओं के नाम लिखे हैं। ए. दांडी मार्च, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. साइमन कमीशन का आगमन, डी. गांधी इरविन समझौता। इनमें से इसका राइट आंसर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर साइमन कमीशन का आगमन।
यह घटना सबसे पहले घटी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियों को। जैसे कि दिया गया है, दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसलिए सबसे पहले हमारा साइमन कमीशन का आगमन हुआ, उसके बाद में दांडी मार्च हुआ, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में है और गांधी इरविन समझौता 1931 में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर साइमन कमीशन सबसे पहले लगाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए? ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। बी, प्रथम गोल मेज सम्मेलन हेतु। सी, गांधी इरविन समझौता हेतु। डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। व्याख्या दी गई है इसकी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। तो यह कमेंट किए हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। आगे चेक करते हैं दूसरा वाला कारण, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो ऐसे किसी उद्देश्य से यह नमक कानून नहीं तोड़ा गया था। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा यहाँ पर ए और आर दोनों सही, ए आर और दोनों सही। तीसरे में दिया है ए सही परंतु आर गलत है। यहाँ पर सी वाला राइट आंसर बैठेगा, ए सही परंतु आर गलत है। देखेंगे यहाँ पर हम इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को दिया गया है। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगें रखी थी। उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की और समाप्त की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की मांग थी। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? नंबर 1, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। तो महात्मा गांधी को नमक तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और एक जहाँ पर है वहाँ तो हमारा गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत, और सी वाले में भी एक है, यह भी गलत हो जाएगा।
चेक कर लेते हैं। दूसरा, मदन मोहन मालवीय देवदास गांधी के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। तो यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट है, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यानी कि नवसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन एक असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा ए के मुंशी को सजा दी गई तथा दो कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? ए, असहयोग आंदोलन से, बी, गांधी की दांडी यात्रा से, सी, वैयक्तिक सत्याग्रह से, डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी की दांडी यात्रा से। व्याख्या इसकी देखेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देसी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। अगला प्रश्न है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। बी, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। डी, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। अगला प्रश्न, है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ए, अब्बास तैयब जी, बी, अबुल कलाम आज़ाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, वल्लभ भाई पटेल। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था नमक सत्याग्रह के समय। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? ए, यरवदा जेल में, बी, साबरमती जेल में, सी, आगा खां पैलेस पूना में, डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यरवदा जेल में।
अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरोदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ए. बारदोली आंदोलन, बी. चंपारण सत्याग्रह, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आप उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था कौन? ए. रिचर्ड ग्रेग, बी. वेब मिलर, सी. किरबाई पेज, डी. लुई फिशर। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. वेब मिलर था अमेरिकी पत्रकार। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की बीभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ए. फ्रांसिस लुई, बी. मार्क टुली, सी. वेब मिलर, डी. फिलिप स्प्रेट। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सी. वेब मिलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए. H.N. ब्रेल्सफोर्ड, बी. वेब मिलर, सी दिया गया है जी. स्लोकोम्ब, डी. जेम्स पैटरसन। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. वेब मिलर। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ए. वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. के. कामराज, डी. एनी बेसेंट। इनमें से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. सी. राजगोपालाचारी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिनापल्ली से वेदारण्य की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ए, उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का। बी, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का। सी, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का। डी, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशित या उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ए, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए। बी, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए। सी, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए। डी, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेज़ों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। ए, मौलाना आज़ाद। बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। सी, मोहम्मद अली जिन्ना। डी, इकबाल। इनमें से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला प्रश्न, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। ए, अब्दुल गफ्फार खां। बी, अली बंद। सी, अंसारी बंद। डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। या 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया तो अब्दुल गफ्फार खां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ए, खिलाफत आंदोलन में। बी, असहयोग आंदोलन में। सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। व्याख्या देखेंगे इसकी एक बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ध्यातव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खां वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। जनरल बीसी जोशी। बी, मेजर धन सिंह थापा। सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। डी, प्रेम सिंह नेगी। इनमें से इसका राइट आंसर बताना है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न,
जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए. नागालैंड, बी. त्रिपुरा, सी. मणिपुर, डी. मिजोरम में। इनमें से इसका राइट आंसर देखें कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? ए. असहयोग आंदोलन का, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी. भारत छोड़ो आंदोलन का, डी. खिलाफत आंदोलन का। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन का। व्याख्या है कि दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? ए. रचनात्मक कार्यक्रम को, बी. हिंसा के सीमित उपयोग को, सी. अंग्रेजों से समझौते पर, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। व्याख्या देखेंगे इसकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए. चंपारण, बी. पटना, सी. भागलपुर, डी. शाहबाद। इनमें से प्रभावती देवी किस स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना क्षेत्र की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे गांधी इरविन समझौता से संबंधित। और अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से। पहला प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से ए. गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, सी. गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, डी. नमक पर कर समाप्त करने के लिए। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया है, गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई।
वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ए 1931 में, बी 1935 में, सी 1942 में, डी 1919 में। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार नंबर 1, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। नंबर 2, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। नंबर 3, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 कथन और। चौथा दिया गया है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। नंबर 5, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1933 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ। ए इमर्सन गांधी समझौता, बी हायले गांधी समझौता, सी इरविन गांधी समझौता, डी गांधी साइमन समझौता। इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता या इरविन गांधी समझौता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी गोलमेज सम्मेलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू, डी चिंतामणि ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या देखेंगे पहले हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तार होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। ए मोतीलाल नेहरू ने, बी तेज बहादुर सप्रू, सी एनी बेसेंट, डी चिंतामणि। इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ए, मीरा बहन, बी, सरोजिनी नायडू, सी, मदन मोहन मालवीय, डी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ए, एस.सी. बोस, बी, एलन कैंपबेल जॉनसन, सी, बी.जी. हार्निमन, डी, सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार यानी कि कंसोलेशन प्राइजेस और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प बी सही उत्तर मान लिया गया है, जो कि सही है। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जो 2 टॉपिक से थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और यह आपको क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके कमेंट में ज़रूर उत्तर दें। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, पॉलिटी, साइंस और यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इन सभी की क्लासेस पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देखकर इन क्लासों को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।